जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, जब मैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की डिटेल में रिव्यू कर रहा था, तो जो डेटा मुझे देखने को मिला, वो डेटा हैरान कर देने वाले हैं। एक बारी तो मैं भी चौंक गया, और जब मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का डेटा दिखाऊंगा, तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी चौंक जाएंगे। कुछ इस तरह का डेटा हमें एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह का डेटा हमें तब देखने को मिलता है जब कोई एएमसी किसी म्यूचुअल फंड को या तो गलत समय पर लॉन्च कर देती है या फिर बेमन से लॉन्च कर देती है। देखिए, बेमन का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई काम करने का मन नहीं होता है और कोई हमें फोर्स करता है कि भाई आपको ये काम करना ही है, तो हम बेमन का काम कर देते हैं, औपचारिकता सिर्फ पूरा कर देते हैं कि हाँ भाई बस जैसे तैसे करके काम पूरा कर दो। कुछ इसी तरह का डेटा हमें एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में देखने को मिल रहा है। जबकि ये जो फंड आया था, जब लॉन्च हुआ था, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस फंड में हिस्सा लिया था। यही कारण है कि इस फंड का जो एम साइज है, वो लगभग 6,500 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच गया था। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को वो डेटा दिखाऊंगा, और इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो डेटा मुझे देखने को मिला, वही सारी डेटा मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले, मैंने एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड पे वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि सर, इस फंड पर एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाइए। तो जब मैं रिव्यू कर रहा था, उसी समय मुझे ये डेटा देखने को मिला, जिस डेटा के बारे में आज की वीडियो में मैं आप सभी से जिक्र करूंगा। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज की तारीख जान लेते हैं। आज है 23 मार्च 2024। तारीख बताने का उद्देश्य ये होता है कि जब इस वीडियो को आप बाद में देखेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ डेटा में अंतर देखने को मिले। और एक ही प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा कि वहां पे बता रहा था 6,546 करोड़, और कभी कभी बता रहा था 6,547 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए का अंतर मुझे देखने को मिल रहा था। और ये जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे आंकड़ा लिखा हुआ है, इसे मैंने परसेंटेज से, ये जो आंकड़ा है, नंबर है, उसमें कन्वर्ट किया है। तो थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ये चीजें मैंने आपकी आसानी के लिए की है, आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की। देखिए, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से क्या गाइडलाइन है, या फिर किसी भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से क्या गाइडलाइन है। तो कमोबेश एक ही तरह की गाइडलाइन होती है जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन समझ लेते हैं, ताकि जब इस वीडियो में मैं आगे की बातें आप सभी को समझाऊंगा, बताऊंगा, तो वो सारी बातें आप सभी को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड को मैनेज करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 80% इक्विटी में एक्सपोजर रखना होगा, और वो 80% उसी सेक्टर का होना चाहिए जिस सेक्टर का आपका फंड है। जैसे एसबीआई एनर्जी सेक्टर में काम करता है, तो एनर्जी सेक्टर का इक्विटी होना चाहिए, और वो भी 80% के आसपास होना चाहिए। 20% का इनको छूट रहता है कि 20% आप अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इक्विटी में ही डाल दीजिए पैसा, आप एनर्जी में ही डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो अदर सेक्टर में भी डाल सकते हैं, जैसे में फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, जहां पे इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखे, वहां पे ये 20% पैसा डाल सकते हैं, या फिर 20% पैसा डेट में भी डाल सकते हैं, ताकि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें और कुछ अपॉर्चुनिटी अगर इनको कभी दिखे तो उसको ग्रैब कर सके। इसलिए इनको 20% का छूट होता है। 80% इनको अपने सेक्टर में डालना होता है, या फिर 80% इक्विटी में पैसा लगाना होता है। इस तरह का कमोबेश लगभग सभी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए क्राइटेरिया रहता है। आई होप कि ये जो क्राइटेरिया है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड पे। तो देखिए, जब मैं डिटेल में रिव्यू कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे देखने को क्या मिला कि जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है ना, इन्होंने कैश में, यानी कि अपने पास ये एक बहुत बड़ा रकम रखे हुए हैं। वो रकम कितना है आप जान करके चौंक जाएंगे। इनके पास कैश में 49.4% पैसा है, यानी कि ऑलमोस्ट जितना पैसा इनको निवेश करने के लिए मिला था, लगभग 6,500 करोड़ रुपए, उसका इन्होंने आधा पैसा लगभग कैश में रखा हुआ है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए निवेश किया होगा
एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ही निवेश हुआ है। 50,000 रुपये अभी भी एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के पास कैश में रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा इन्होंने पैसा कैश में रखा हुआ है। और अगर बात करें डेट की, तो आप देख सकते हैं इन्होंने 15% के आसपास में अपना पैसा डेट में लगाया हुआ है, और सिर्फ 35.5 यानी कि लगभग 35% के आसपास ही पैसा इन्होंने इक्विटी में लगा करके रखा है। यानी कि इनको जो भी पैसा मिला है उसका सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 35% इक्विटी में यूटिलाइज किया है, 15% डेट में है और लगभग 50% के आसपास में कैश में है। और अगर मैं बात करूं कैश में इनके पास कितना पैसा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि परसेंटेज से इसे मैंने कैश में ट्रांसफर किया, तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कैश की, तो देख सकते हैं 3,233 करोड़ रुपए अभी भी फिलहाल इनके पास कैश में पड़ा हुआ है, जो कि परसेंटेज में आप देख सकते हैं 49.4, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आधा पैसा इनके पास कैश में पड़ा हुआ है, जो कि 3,233 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा पैसा इन्होंने कैश में रखा हुआ है। और बात करें डेट की, तो डेट में इन्होंने 981 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जो कि 15.1% के आसपास का होता है। जो इनके पोर्टफोलियो में हमें आरबीआई देखने को मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, वहीं पर इन्होंने पैसा डेट में लगा करके रखा है। तो ऐसे अगर देखें तो इनके पोर्टफोलियो तो 15 फंड देखने को मिलता है, लेकिन एक डेट है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो लगभग 14 फंड ही इनके पास है। और अगर बात करें इक्विटी की, जो इन्होंने 35.5% के आसपास में निवेश करके रखा है, तो उसमें इन्होंने पैसा लगभग 2,323 करोड़ रुपए के आसपास में लगा के रखा है, जो कि 35% के आसपास में होता है। अब चलिए, यहां तक भी ठीक था कि भाई चलो इन्होंने 35% पैसा इक्विटी में लगा करके रखा है, लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे और चौंका दी कि ये जो 35% पैसा इन्होंने लगा के रखा है 2,323 करोड़ रुपए, इसमें से सिर्फ अकेले यहाँ पे 1,368 करोड़ रुपए इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा के रखा है। यानी कि ये जो इक्विटी में पैसा लगाए हैं ना 2,323 करोड़ रुपए, इसमें से 1,368 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही कंपनी में लगाया है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और बाकी के जो 13 कंपनी बचती हैं, अदर कंपनी बचती हैं बाकी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 955 करोड़ रुपया इन्होंने पैसा लगाया है। तो इन्हीं सारी चीजों को देख करके मुझे लगता है कि क्या सोच करके इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, कौन से हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। इन्हीं सारी चीजों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने बेमन से इस फंड को लॉन्च कर दिया, या फिर इन्होंने गलत समय पर इस फंड को लॉन्च कर दिया। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डेटा मुझे देखने को मिला। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है कि इन्होंने कैश में पैसा रखा, चलिए यहाँ तक भी ठीक है कि इन्होंने डेट में अच्छा खासा पैसा लगाया, यहाँ तक भी ठीक है कि इन्होंने 35% के आसपास में अपना जो इक्विटी में पैसा लगाया। लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं आपकी 1,368 करोड़ रुपए सिर्फ एक कंपनी में लगाया, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और बाकी 13 कंपनी में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 955 करोड़ रुपए है। तो किस हिसाब से ये पैसा लगा रहे हैं, किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं, यही बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों एक बात मैं और आप सभी को कह दूं कि देखिए, ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये बहुत ही रेपुटेटेड फंड हाउस से आता है, तो मुझे इस बात पे जरा सा भी कोई शक नहीं है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी निश्चिंत हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस तरह का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो डेटा मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है कि किस तरह से ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का डेटा मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके एक जानकारी दे दूं। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों, कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि इनका जो पोर्टफोलियो है इस तरह से, लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, तो हमेशा हमें दोनों पहलू देख करके चलना चाहिए। तो देखिए, ये फंड जब लॉन्च हुआ ना, उसी समय लगभग उसके थोड़ा सा पहले या फिर इसी समय के आसपास में सेबी का रिस्ट्रिक्शन भी आने लगा था कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो काफी ओवर वैल्यूड हो गए हैं, या फिर स्टॉक मार्केट ओवरऑल कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड हो गया है। एक कंसर्न तो ये भी हो सकता है इसी कारण से इन्होंने इतना लगभग आधा पैसा लगभग निवेश नहीं किया है। अब जब इन्होंने आधा पैसा निवेश नहीं किया है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या फिर दो तरह के या फायदे नुकसान हो सकते हैं। अगर इन्होंने 49% पैसा निवेश नहीं किया है, तो इस पैसे पर जो रिटर्न मिल सकता था वो हमें नहीं मिल रहा है, ये तो बात यहाँ पे साफ दिख रहा है। लेकिन अगर इन्होंने 49% पैसा निवेश नहीं किया है, तो इस पैसे पे जो रिस्क मिल सकता है वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर ये पैसा निवेशित होता तो इस पे रिटर्न मिलता, अगर ये पैसा निवेशित रहता तो रिस्क भी मिल सकता था। लेकिन जैसा कि हमने
लगभग 11 या फिर 11 हाँ सॉरी 11 अप्रैल के बाद स्टॉक मार्केट में जिस तरह का गिरावट देखने को मिला है, और ये जो पैसा है इनके पास जो कैश में इन्होंने 49% रखा हुआ है, अगर ये पैसा यकीनन दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में निवेशित होता ना, तो जो सिचुएशन हमें एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में देखने को मिल सकती थी, वो उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जितना गिरावट या फिर जितना लॉस में एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, उससे कम से कम 2 गुना या फिर 2 गुना से ज्यादा के आसपास भी हमें लॉस में या फिर माइनस में रिटर्न देखने को मिलता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से करके ठीक भी किया, और एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए इसका ये फायदा भी उठा सकते हैं। अब हो सकता है इन्होंने जब कैश में पैसा रखा हुआ है तो ये ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तब इस पैसे को निवेश करके उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और सिर्फ एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में ही नहीं, हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी देखा है कि लगभग वहां पे भी 15-16% के आसपास में कैश में रिजर्व में पैसा रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उठाने के लिए हमें थोड़ा सा पैसा कैश में रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों जिस तरह का मेरे को यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैंने आप सभी से बात की कि ये फंड लगभग 50% के आसपास कैश में पैसा रखा है, और डेट में रखा है 15%, और इक्विटी में सिर्फ यहाँ पे 35% के आसपास में पैसा रखा है। लेकिन अभी भी मेरे को एक कंसर्न है, यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ मैं मान रहा हूँ कि ठीक ठाक किया गया है, लेकिन मेरे को अभी भी इस फंड में एक कंसर्न है कि इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अकेले 1368 करोड़ रुपए जो लगा के रखा है, वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। और बाकी 13 कंपनी में इन्होंने 955 करोड़ रुपए लगा के रखा है। जो भी इनके पास 2323 करोड़ रुपए था इक्विटी में लगाने के लिए या फिर लगाया था, इसको और भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जा सकता था। लेकिन देख सकते हैं आप कि अकेले इन्होंने 1368 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया, और सिर्फ 955 करोड़ रुपए इन 13 कंपनी में लगाया। जो इनके पोर्टफोलियो में 15 कंपनी है, जो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग व्यूअर्स बोलते भी हैं कि इनके पास सिर्फ 15 कंपनी है, तो उसमें एक आरबीआई है जिसको आप कंपनी मानकर नहीं चल सकते हैं, वो डेट है। तो मिला जुला कर 14 कंपनी है, जिसमें एक में इन्होंने लगभग 1368 करोड़ रुपए लगा दिया और बाकी 13 में 955 करोड़ रुपए लगा दिया। तो ये सारी डेटा थी दोस्तों, जिसके बारे में आज की वीडियो मैंने आप सभी को बताया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य आप सभी को डराना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन मुझे रिव्यू के दौरान देखने को मिली, वही सारी चीजें मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप इस तरह की सिचुएशन से या फिर इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में जान सके और अवेयर रह सकें। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जब भी इस फंड में कोई भी डेवलपमेंट होगा या फिर इनके होल्डिंग में कोई भी चेंजेस होगा, तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके अपडेट दे दूंगा। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, अभी आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।